हेलो, वेलकम टू द लर्न यार्ड। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर में डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जो कि है फिजिकल वर्ल्ड वो कवर करने वाले हैं। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि सभी चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। आपको लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग जो है हमारी वो है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पुट ऑन होता है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। ठीक, तो पहले जो है डेफिनेशन हम वो देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि नेचर में हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं वो सब फिजिक्स ही है। ठीक, मान लीजिए कि ये पेन है, मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पे क्या लग रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। ठीक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, तो ये भी फिजिक्स है। और ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना कि ये गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना, सिर्फ नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये पता है सबको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है जो कि ये गिर रहा है। तो ऐसे ही कई सारे नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम फिजिक्स की मदद से आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम यही देखते हैं कि हमें जब हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ भी जो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है वो हाउ एंड वाई, एक तो वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर हमें इन दोनों चीज़ के जवाब मिल गए तो हम फिजिक्स को जान गए। ठीक, फिजिक्स में हम यही सब पढ़ते हैं कि कोई भी फिनोमिना जो हो रहा है वो हाउ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जैसे कि अब ये मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया था कि हमने एक हाइट से पेन को गिरा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ कैसे हो रहा है ये, कि भाई ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी वजह से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि भाई हम एक हाइट से, अब देखिए जैसे हाउ कि ये कैसे हो रहा है। अभी पेन वाला एग्जांपल है, मैंने ले लिया कि एक हाइट से मैंने पेन गिरा दिया तो ये कैसे हो रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है इसमें। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर स्पीड से, वेलोसिटी से जाएगा, ये इक्वेशन लगेगी इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये फिनोमिना है। ये सब जो भी हम पढ़ते हैं ये हमें एक चीज़ का जवाब मिल जाता है कि कैसे हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पुट ऑन होता है कि वाई, क्यों हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है कि अर्थ की तरफ जो भी चीज़ें गिरती हैं वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से नीचे अर्थ की तरफ ही जाती हैं। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो हमें इन दोनों चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं और इन दोनों चीज़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सी चीज़ है भाई। अगर आपको इतनी नॉलेज होगी, आपने ये जान लिया कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो सिंपल सी चीज़ आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारे फिजिक्स है। तो अगली हेडिंग ले लेते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अब ये द प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। प्रिंसिपल थ्रस्ट है वो दो होता है हमारे, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। एक है हमारा यूनिफिकेशन और दूसरा है हमारा रिडक्शनिज्म। ठीक, तो चलिए पहले यूनिफिकेशन को देख लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं यूनिफिकेशन। तो सिंपल सी चीज़ है, अब हमने पढ़ लिया कि एक पेन है जो कि फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, तो फ्री फॉल ऑफ बॉडी। ठीक, ये हमारा एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। दूसरा क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि हमारा जो रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ के अराउंड मून का रोटेशन होता है। ठीक, और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये भी सबको पता है कि अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड। तो अब ये तीन फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, ये फिजिकल नेचुरल फिनोमिना है, ये हमें पता है। तो अब इन तीनों में आप देखेंगे तो आप किसकी मदद से इन तीनों को पढ़ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक लॉ है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो आप इस एक लॉ की वजह से आप ये तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। बस यही यूनिफिकेशन है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप एक लॉ की मदद से इतनी सारी चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। वही हमारा क्या है, यूनिफिकेशन है, उसी को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैं अपने हाथ को इस पेपर पे रब करता हूँ, ठीक, रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, हीट में बदल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल गई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, मैं यानी वर्क हो रहा है, उस वर्क की वजह से हीट जनरेट हो रही है। तो मैंने अपने हाथ को रब करा, क्या हुआ, वर्क हुआ, वर्क की वजह से क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर अपने हाथ को ऐसे रब कर रहा हूँ और इसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, वर्क डन हो रहा है, तो हीट जनरेट हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तो मैं ये क्यों नहीं बोल सकता कि अगर मैं इसे हीट दूं, एक माचिस की तिल्ली लेके नीचे से आग लगाऊं, तो ये अपने आप वर्क भी करने लगे, इम्पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता। पर हाँ ये है कि अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो हीट जनरेट हो रही है, पर अगर हम हीट करें तो वर्क नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स में ऐसी होती हैं कि रिएक्शन हमारी जो है वो एक डायरेक्शन में तो होती हैं पर रिवर्सेबल नहीं होती, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होती। पर ऐसा क्यों, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एप्लीकेबल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसी सब को पढ़ने के लिए अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी ये हो गया कि हम अपने हाथ को रब कर रहे हैं तो हीट जनरेट हो रही है, पर अगर मैं हीट करूं तो वर्क जनरेट नहीं हो रहा। तो यानी अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कार है, ठीक, टॉय वाली कार आती है ना, उसको ले लेते हैं। अब इसको आप ऐसे जोर से छोड़ेंगे, ठीक है, आगे की तरफ, तो ये जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लगाई आपने, ठीक, काइनेटिक एनर्जी लगाई और वो फ्रिक्शन में चली गई। तो काइनेटिक एनर्जी जब फ्रिक्शन में गई तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। तो अब मैं बोलूँ कि जब यहाँ पर वर्क से हमारी हीट जनरेट हो रही है, अब मैं बोलूँ इसको हीट देंगे अगर हम, तो क्या ये अपने आप आगे चलने लगेगी, नहीं होगा ऐसा। तो इसमें भी यही है, तो हमारा वर्क से हीट जनरेट हो रहा है, पर मैं बोलूँ कि हीट अगर हम देंगे तो पूरा पूरा वर्क नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल एक लॉ था, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर है आपका 11th क्लास में, मैंने सिलेबस में ही बताया था पिछली वीडियो में, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है लॉ, हमारा एक लॉ, ये इन सारी चीज़ों को, इन सारे फिनोमिना को पढ़ने में मदद करता है, ठीक। और ऐसे ही है, अब हम हमारा मैक्सवेल थे, मैक्सवेल आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था ना, 4 इक्वेशन दी थी, और वो 4 इक्वेशन ऐसी दी थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन ऐसी दी थी कि फिजिक्स की एक एक ब्रांच एक इक्वेशन से इन्होंने उड़ा दी थी, पूरी पूरी एक एक ब्रांच एक इक्वेशन से ही इन्होंने डिफाइन कर दी थी। तो बहुत तगड़े आदमी थे ये भी। तो अब देखते हैं कि पहली जो इन्होंने इक्वेशन दी उससे इन्होंने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रुका हुआ चार्ज, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन कर दिया था सिर्फ एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से अपनी। दूसरी इक्वेशन दी, फिर इन्होंने क्या करा, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक चार्ज का फ्लो पूरा डिफाइन कर दिया सिर्फ एक इक्वेशन से। तीसरी इक्वेशन से इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म उड़ा डाला, ठीक। और चौथी इक्वेशन से क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उड़ा डाला। तो इन्होंने अपनी 4 इक्वेशन दी और 4 ब्रांच फिजिक्स की उड़ा डाली पूरी। तो सिंपल है, अब है तो हमारे सिर्फ यही यूनिफिकेशन है, एक चीज़ से यानी एक लॉ से हम कई सारे फिनोमिनास को पढ़ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफाइड कर सकते हैं, ठीक। सिंपल सी चीज़ है, बस यही है यूनिफिकेशन। समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को।
तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अगला है हमारा रिडक्शनिज्म। ठीक, तो रिडक्शनिज्म क्या है, और सिंपल एक बार यूनिफिकेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कांस्टेंट एंड लॉज। सिंपल वही चीज़ है, और फ्यू कांस्टेंट की मदद से हम डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लॉ की वजह से। ठीक, एग्जाम्पल देखें, ये सब लोग आप ना नीचे में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। ठीक, अभी अगली हेडिंग समझते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ रिलेटेड एफर्ट इज टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स सिंपल पार्ट्स इज नोन एज रिडक्शनिज्म एंड इट इज एट द हार्ट ऑफ द फिजिक्स। सिंपल सी चीज़ है, अभी देख लेते हैं। मान लीजिए कि जनरेटर है। ठीक, आपको क्या करना है, इस जनरेटर के बारे में स्टडी करनी है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है इसके, स्लिप रिंग्स होता है इसके अंदर, मैग्नेट होती है इसके अंदर। ठीक, ऐसे इसके पार्ट्स होते हैं, आप उसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, अल्टीमेटली आप जनरेटर के बारे में जान जाएंगे कि जनरेटर कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ है, कैसे स्लिप रिंग्स मूव करती है, कैसे जो है हमारी मैग्नेट काम करती है, उसकी वजह से जनरेटर चलता है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। अब सिंपल एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी 11वीं में एक चैप्टर है, हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इन्हें पढ़ने के लिए हमें लॉ समझ में नहीं आ रहे मान लीजिए, तो हम क्या पढ़ेंगे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लेंगे, जितनी भी थ्योरी है सब पढ़ लेंगे इसके बारे में। हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि रिडक्शनिज्म का मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ लेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम स्टडी कर लेंगे, इसलिए हमें वो फिनोमिना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी यही दे रखा है ना। मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रॉपर्टीज को हम इट्स सिंपलर पार्ट्स इज नोन एज रिडक्शनिज्म। सिंपलर पार्ट्स में उसके हम पढ़ लेंगे तो उसको रिडक्शनिज्म कहते हैं। किसी भी बड़े सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के पढ़ना, उसको रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला है हमारा, देखिए ये है स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ठीक, अब इस एक्साइटमेंट के बारे में बात करते हैं। एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है, न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू इन्वेंशंस, है ना। जितना आप न्यू फिजिक्स, न्यू फिनोमिनास, न्यू लॉज जितने भी आप इन्वॉल्व करेंगे वो सब नए इन्वेंशंस हैं। तो एक्साइटमेंट है, नई इन्वेंशन है, तो एक्साइटमेंट के बारे में आपको जरूर एक्साइटमेंट होगी। तो सिंपली वही चीज़ बता रखी है, न्यू फिजिक्स मीन्स न्यू एक्साइटमेंट। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अब देखते हैं हम स्कोप के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं स्कोप। क्या है हमारा, ये दो चीज़ों में डिवाइडेड है। ठीक, ये क्या हमारा मैक्रोस्कोपिक और दूसरा हमारा माइक्रोस्कोपिक। ठीक, तो सबसे पहले हम मैक्रोस्कोपिक देखते हैं क्या है। अभी मैक्रोस्कोपिक में हमारी ना चार ब्रांचेस आ जाती हैं, चार चीज़ आ जाती है। पहली है हमारी मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स में देखते हैं, मैकेनिक्स के अंदर है हमारा मोशन। मोशन के बारे में हम एक ओवरव्यू मैंने आपको दे ही दिया था कि जो भी है मोशन है, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो वो मोशन में। ठीक, मोशन भी हम पढ़ेंगे, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, लॉज ऑफ मोशन, लॉज पढ़ेंगे। ठीक, वर्क एनर्जी,
पावर, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। और क्या, रोटेशनल मोशन है, ऐसी ग्रेविटेशनल मोशन है, ठीक, ये सब इसकी स्कोप। दूसरा क्या है हमारा, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडी, ठीक, थर्मोडाइनमिक्स। इसमें हम थर्मोडाइनमिक्स में आपको पता है हीट, टेम्परेचर वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। और इसके लॉज हैं थर्मोडाइनमिक्स के भी, ठीक है। और हीट इंजन है, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर तीसरा क्या है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक। तीसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आपका ऑप्टिक्स चौथा, ये दोनों हैं आपके 12th में, ये आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स, ये हैं आपके 11th के सिलेबस में, ये आप 11th में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। आने वाले चैप्टर से आगे मैंने पिछली वीडियो में बेसिक ओवरव्यू भी दिया था, उसमें ये सब बताया था, तो ये सब आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक। ये इसकी स्कोप। दूसरा ले लेते हैं आप, दूसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक, ठीक। यानी यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें सारी, मेन बड़ी बड़ी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक में आ जाती हैं, पूरी लॉज हैं, वर्क एनर्जी पावर है, मोशन है, ग्रेविटेशन है, थर्मोडाइनमिक्स में है, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। अब ये माइक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम, पार्टिकल्स। अब इसमें क्या ले लेते हैं, इसमें देखते हैं, ये हमारी बेसिकली होती है एडवांस्ड फिजिक्स, जिसको हम बोल देते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। इसको हम क्वांटम फिजिक्स ही बोल देते हैं। तो इसमें क्या, आप इसमें क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें आप एटम के बारे में पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और भी छोटा न्यूक्लियस के, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, नेचर ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होता है, लाइट पार्टिकल, लाइट का भी छोटा सा पार्टिकल, इतना सा, ठीक है। फोटोन लाइट का भी पार्टिकल होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे आप, ये सब। तो समझ में आ गया होगा आपको। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी 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 चीज़ें, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। और माइक्रोस्कोपिक में मतलब सारी छोटी छोटी चीज़ें, एटम के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। और फोटोन यानी लाइट के पार्टिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए, ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद अगली हेडिंग लेते हैं। अगली हेडिंग है आपकी वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। वेरियस ब्रांचेस आपको मैम समझाई दी है, स्कोप में हमने कवर कर ली थी वो। मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने वाले, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और माइक्रोस्कोपिक में आप मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने वाले, ठीक है। ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो अगली हेडिंग है वो ले लेते हैं, ये अगली, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए देखते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। पहली है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारी, ये वीकेस्ट फोर्स होती है, वीकेस्ट इन नेचर, ठीक। दूसरी है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ये हमारी थोड़ी इससे स्ट्रोंगर होती है। तीसरी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चौथी है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक, चलिए सबसे पहले बता देते हैं आपको ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना, वो एक्ट बिटवीन टू मासेस। कोई भी दो मासेस होंगी, दो बॉडी होंगी ऑब्जेक्ट, उनके बीच में एक्ट करेगी ये। ठीक है, वो आपकी ग्रेविटेशन फोर्स होती है। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू मटीरियल बॉडी कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। दिस फोर्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मास इन द मटीरियल बॉडी। ठीक, तो अब हम ये बता रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, ये दो बॉडी हैं, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक, एक्टिंग बिटवीन एनी टू मटीरियल बॉडी, ये दो मटीरियल बॉडी हैं, इनका कुछ मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में एक्ट कर रही है वही ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक, अब ये क्या है, हम इसको समझते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताया था कि, चलिए इस पर समझाता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू मटीरियल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, सिंपली है, दो बॉडी है, एक ये है, इसका मास m1 है, इसका कुछ मास होगा, ठीक है, इसका वेट होगा कुछ, इसका मास m2 है, इसका भी कुछ वेट होगा, मैं 100 किलो है, 200 किलो है, ठीक है, अलग अलग है। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर सेंटर डिस्टेंस, वो हमने मान लिया r। ठीक है, तो ये बॉडी दो और ये इसका बीच का डिस्टेंस r। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मटीरियल बॉडी, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू मटीरियल बॉडी f। ठीक है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, यानी m1 इंटू m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप सिर्फ इतना देखिए, पहली लाइन में ये बोल रहा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। ठीक है, आर के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो गया f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल है इज इक्वल टू g, हमारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबको पता है, कैपिटल G। तो f इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या है हमारा, आपका फॉर्मूला था ये g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा r क्या है यहाँ पे, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ठीक, और g हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, ये लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। और अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये हमारी वीकेस्ट फोर्स होती है, वीकेस्ट फोर्स। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, और ये लॉन्ग रेंज में काम करती है, लॉन्ग रेंज में काम करती है। अब मान लीजिए कि अर्थ है ना, और सन है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। ठीक है, और हम हैं, अर्थ और हमारे बीच काफ़ी डिस्टेंस है, लॉन्ग रेंज पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। और ये पेन है, इस पेपर पे भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, पर ये लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज की वजह से होती है, और लॉन्ग रेंज है तो इसलिए वीकेस्ट है। ठीक, तो यही है इसकी। सन, अर्थ हमारी सन के अराउंड मूव करती है। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ये है। और इस अगली क्या है, इसको डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। स्पेस है, स्पेस में चीज़ है, स्पेस में एक्ट कर रही है, किसी भी चीज़, दो मटेरियल बॉडी है उनके बीच में एक्ट कर रही है, कुछ है थोड़ी ना, कोई मीडियम थोड़ी ना है, तो इन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो चलिए अब ये हमारी है अगली वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द बीटा डीकेइंग फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस अ फोर्स कम इन टू प्ले इन टू द न्यूक्लियस इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेज।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये बोल रहा है कि जो बीटा डिकेइंग होती है ना, आप पढ़ेंगे बीटा डिकेइंग होती है, ठीक है। जब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, न्यूक्लियस के अंदर बीटा डिकेइंग होती है, तब न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। तो इसका क्या है न्यूक्लियर फोर्स का देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक, एंड अदर पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करेगी, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर एक्ट कर रही है तो ये शॉर्ट रेंज होएगी, शॉर्ट रेंज है ना। न्यूक्लियस तो छोटा सा होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब है, उनके अंदर एक्ट कर रही है ये, तो सिंपल सी ये शॉर्ट रेंज होगी ये, ठीक है। और ये कब काम करती है, सिर्फ ओनली बीटा डिकेइंग। चलिए अगली देखते हैं, अगली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द चार्ज मटेरियल बॉडीज, ठीक है, और द करंट फ्लोइंग कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दीज फोर्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ द मटेरियल बॉडी। अब हमने ग्रेविटेशन फोर्स में क्या पढ़ा था कि वो जो है मास की वजह से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मास ऑफ द मटेरियल बॉडी, और ये क्या है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ द मटेरियल बॉडी, ठीक है। ये कोई बॉडी है मान लीजिए, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कूलम्स लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज बॉडी, ठीक है। यानी ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, इसका चार्ज है इस पे Q1 और इसका चार्ज है इस पे Q2, ठीक है, अलग अलग चार्ज है। तो यही बोल रहा है कि द अट्रैक्शन और रिपल्शन ये सेम चार्ज भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट चार्ज भी हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकता है इनके बीच में, रिपल्शन भी हो सकता है। बिटवीन द टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम चीज है, यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने मास की बात करी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ टू मटेरियल बॉडी Q1 into Q2 and inversely proportional to the square the distance between them, ठीक है, R यानी R स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कांस्टेंट आ जाएगा हमारा K, ठीक है। K क्या होता है 1/4πε0, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली भी पता होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। या तो आप निकाल के भी दे सकते हैं, 1/4 पाई की वैल्यू रख लेंगे 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू रख लेंगे 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपकी के की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नोट को इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये आप आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये भी हो गया। हमारी लास्ट फोर्स, थोड़ा सा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं, कुछ पॉइंट है ना, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं कुछ पॉइंट। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमारी एक्ट करती है एक्ट बिटवीन चार्जेस, ठीक है, चार्जेस के बीच में, और ये हमारी क्या होती है लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस की बात तो नहीं कर रहे, एटम की बात तो नहीं कर रहे, चार्ज तो डिस्टेंस हो सकता है उनके बीच में कितना भी, तो ये भी हमारी लॉन्ग रेंज होती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, इनको भी कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, चार्ज फ्लो हो सकता है ऐसी, और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्गर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, इन दोनों से स्ट्रॉन्गर होती है ये। तो हम ये बता देते हैं आपको, ठीक है, ये सबसे स्ट्रांग होती है, फिर ये होती है, फिर ये, फिर ये, ठीक। तो अब हम अगली ले लेते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये लास्ट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कहती है हमारी, द फोर्स विच बाइंड्स अप द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्मॉल न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल सी चीज है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड अप्रोक्सीमेटली, ये आपको समझाता हूँ, देखिए
ये यही बोल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिफरेंट चार्ज है, और डिफरेंट चार्ज क्या है, वो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इसको ही हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये हमारे न्यूट्रॉन के अंदर भी हो सकती है, ये हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी हो सकती है, प्रोटॉन के अंदर भी हो सकती है। तो जब हमारे सेम चार्ज हैं तो हमें पता है सेम लाइक चार्ज आर रिपेल ईच अदर, ठीक है। सबको पता है सेम चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे, वो दूर भागेंगे। तो जब वो दूर भाग रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लग रहा है ना। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो ये क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेम है न्यूट्रॉन, तो उनको भी जो बांध के रख रहा है आपस में, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो बांध के रख रही है। भले ही उनके ऊपर सेम चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज है रिपेल ईच अदर, पर फिर भी उनके अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इन्हें बाइंड अप करके रख रही है। यही चीज़ ये बता रहा है, और इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है। सेम चीज़ है प्रोटॉन के अंदर भी है, सेम चार्ज है, रिपेल ईच अदर करने चाहिए, पर फिर भी उनके अंदर उनके बीच में कुछ ऐसी फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इन्हें बाइंड अप करके रख रही है, ठीक है। तो यही है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज रहते हैं, न्यूक्लियस के बीच में एक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन पे एक्ट कर सकती है, प्रोटॉन के बीच में एक्ट कर सकती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़। और न्यूक्लियस के दूसरे पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस पार्टिकल्स, उनके बीच में भी एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आपके पहली यूनिट जो है आपकी कवर हो चुकी है। एक छोटा सा टॉपिक और है, ये भी देख लेते हैं। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब ये मान लीजिए Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब ये बता रहा है कि अगर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेम ऐसे ही है हमारी जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। समझ रहे आप कितना स्ट्रॉन्ग है वो, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो यही है। तो आप लोग अगर याद करेंगे ना इसको, तो इसी वे में याद करिएगा। सबसे पहले हम ली थी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी Fg, ठीक, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। उसके बाद है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, Fw, और उसके बाद है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप इसको इसी वे में याद करिए, जल्दी याद हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है समझने के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। बस इस चैप्टर में इतना ही था। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अगली यूनिट, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए, थैंक यू। ऐसे ही आप चैप्टर वाइज लेक्चर हमारे वीडियो में देख सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जितने भी नोट्स हैं चैप्टर वाइज वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे।